मेरा नाम नीलम है। मैं आज आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसको बताते हुए मेरी आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने मेरे साथ गलत किया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी माँ थी। माँ तो अपनी औलाद को इतना ज़्यादा प्यार करती है कि उसे आज तक नहीं आने देती, लेकिन मेरी माँ ने तो मुझे खुद नरक में धकेल दिया था, जहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, बल्कि इतना कसके से पकड़ा हुआ था कि मुझे अपनी माँ से अपना हाथ छुड़ाना बड़ा भारी पड़ रहा था। मेरी माँ मुझे घसीटते हुए उस जनसेवा केंद्र पर लेकर जा रही थी। ये सिर्फ जनसेवा केंद्र नहीं था, बल्कि यहाँ पर लोगों का इलाज करने के लिए अलग अलग तरह के गांव के लोगों का इलाज करने के लिए कैंप लगाते थे, और यहाँ पर लोगों को फ्री राशन भी दिया जाता था। लेकिन हमारे गांव की कोई भी जवान लड़की यहाँ पर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो अफवाहें सामने आई थी, इसके बाद तो कोई यहाँ पर गलती से भी नहीं जाती थी। पर मेरी माँ तो मुझे घसीटते हुए इस तरफ लेकर जा रही थी, और मैं भी अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, अपनी पूरी जान लगा रही थी अपनी माँ से हाथ छुड़ाने के लिए। मेरी उम्र ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी मैं सारी की सारी इस्तेमाल कर रही थी। मैंने आज तक अपनी माँ के सामने तेज़ आवाज़ तक में बात नहीं की थी, लेकिन आज तो सवाल मेरी इज्जत का था, और मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। मैंने माँ से कहा कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना, मुझे वहाँ पर मत लेकर जाओ, पर मेरी माँ ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं इस बात पर बड़ी हैरान थी कि कोई माँ ऐसी भी हो सकती है कि अपनी औलाद की इतनी रिक्वेस्ट को ना सुने, और मुझे इस नर्क में डालने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ थी। वो मेरी कोई सौतेली माँ तो नहीं थी, मेरी सगी माँ ही थी, लेकिन फिर भी मुझे उस नरक की तरफ लेकर जा रही थी। मैं बुरी तरह से रो रही थी, और अब तो घसीटते घसीटते मेरे चप्पल भी टूट गए थे। मेरे पैर ज़मीन के साथ लगने लगे थे, और मेरा दुपट्टा भी पीछे ही कहीं गिर गया था। मेरी माँ ने मुझे दरवाजे के पास लाकर पटक दिया। सामने कुछ लोग बैठे हुए थे। मेरी माँ उनसे कहने लगी कि मैं अपनी बेटी को लेकर आ गई हूँ, अब तुम लोगों ने मुझसे जो वादा किया था उसे पूरा करो। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, वादा भी ज़रूर पूरा करेंगे, फिक्र मत करो। उन्होंने शब्दों पर ध्यान दिया था। मैं हैरान हो रही थी कि आखिर मेरी माँ को ये सब कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरी माँ के सामने एक ऐसी चीज़ रख दी जिसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, और उसके बाद मेरी माँ मुझे वहीं पर छोड़कर चली गई। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, पर मेरी माँ ने मुझे एक बार भी पलटकर नहीं देखा। पर जब मैंने पलटकर देखा तो मेरा शरीर कांप उठा था, बल्कि मेरे पीछे कोई एक नहीं 5 बड़े बड़े। हम लोग एक बहुत गरीब और छोटे से गांव में रहते थे, जहां पर ज़्यादातर गरीबी ही गरीबी थी। ये गांव 2 बड़े शहरों के बीच में आता था, लेकिन हमारे गांव में फिर भी तरक्की नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था कि दोनों शहर ही हमारे गांव को भूल गए हैं। हमारे गांव की किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता था, और न ही सड़कें वगैरह बनी हुई थी। एक शहर की तरफ से भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता था, और दूसरी तरफ से फिर हम लोग सिर्फ बीच में ही फंसे हुए थे। हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे 5 भाई थे, और मैं सबसे बड़ी बहन थी। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माँ को कहा गया, अब तो ये औरत बेटियां ही पैदा करेगी, लेकिन शायद मेरी माँ की किस्मत में बेटे पैदा होने थे कि उन्होंने मेरे बाद 5 बेटे पैदा कर दिए थे, जिसमें आखिर 2 भाई तो बहुत ही छोटे थे। मेरी उम्र भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, और छोटे भाई भी बहुत ज़्यादा छोटे थे। मेरी माँ को अपने बेटों से बहुत लगाव था, और वो अपने बेटों से बहुत प्यार किया करती थी, और मुझसे तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, जबकि मैं उनकी इकलौती और पहली औलाद थी। लेकिन मेरी माँ को मुझसे ज़रा भी ममता नहीं थी। वो हर बात में मेरे भाइयों की ही साइड लेती थी, और हर अच्छी चीज़ पहले मेरे भाइयों के लिए रखती थी। घर में अगर गलती से किसी दिन अच्छा पकवान बन जाता था तो मेरी माँ मुझे खाना खाने नहीं देती थी। सबसे पहले अपने बेटों को ही खाना खिलाती थी। उसके बाद में खाना बचता तो मैं खा लिया करती थी, वरना खाली सूखी रोटी ही खाकर पानी पी लेती थी। पर मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी से शिकायत तो उस दिन हुई जब हमारे गांव में दूसरे शहर के लोग आ गए, और उन्होंने एक सरकारी जन सेवा केंद्र खोल लिया, जहां पर उन्होंने लड़कियों को मेहंदी, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और ब्यूटिशियन का कोर्स फ्री में सीखने की स्कीम रखी थी, और एक पोर्शन उन्होंने इस काम के लिए चुन लिया।
दूसरा पोर्शन उन्होंने बनाया कि लोग यहाँ पर आकर फ्री में अपना इलाज करवा सकते हैं और दवाइयाँ ले सकते हैं, जिसमें शहर के डॉक्टर ने आकर कैंप लगा लिया था। और तीसरे पोर्शन में वो लोग फ्री राशन भी बांटा करते थे। हम गांव वाले ये सब देखकर बड़ा खुश हो गए थे कि अच्छा हुआ हमारे गांव का भी किसी को ख्याल आ गया था। हमारे गांव में भी गरीबों के लिए एक ऐसा जन सेवा केंद्र खुल गया था जहां पर उनकी मदद की जा रही थी। शुरू शुरू में कुछ दिन तो उन्होंने फ्री में सब कुछ किया, लेकिन बाद में फ्री वाली स्कीम ख़त्म कर दी थी। पैसे तो लिया करते थे, लेकिन हर चीज़ के आगे पैसे लिया करते थे। जैसे सेंटर में लड़कियों को जो चीज़ सिखानी होती थी उसकी आधी फीस लेते थे, और डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर जो दवाइयाँ लिख कर देते थे वो दवाइयाँ भी आधे पैसों में मिलती थी। उसके बाद जब राशन मिलता तो वो राशन भी आधे पैसों में दिया जाता था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं बुनाई करना सीख लूँ, और मैं भी बुनाई करना चाहती थी क्योंकि मुझे स्वेटर बुनने का बड़ा शौक था, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। इस जन सेवा केंद्र को खुले हुए अभी 2 महीने ही हुए थे। इस जन सेवा केंद्र में ऑनलाइन नई नई योजनाओं के काम भी किए जाते थे, लेकिन तीसरा महीना लगते ही गांव में एक ऐसी अफवाह उड़ी कि हम सब हैरान रह गए। सुना था कि गांव में रहने वाले एक आदमी सतीश कुमार की बेटी जन सेवा केंद्र में सेंटर वाले पोर्शन में सिलाई सीखने के लिए गई थी, लेकिन रात हो गई थी और अभी तक वो वापस नहीं आई थी। सारा गांव उसे तलाश कर रहा था। सेंटर वाली औरतों ने भी कह दिया था कि हमें क्या पता, वो तो यहाँ से चली गई थी। हम लोग यहाँ पर रात के लिए थोड़ी ना किसी को रोकते हैं। यहाँ तो लड़कियाँ अपनी क्लास पूरी होने के बाद यहाँ से चली जाती हैं। क्लासेस तो शाम तक होती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। उस लड़की ने सिलाई सीखने के लिए यहाँ पर एडमिशन लिया था। अब हमें क्या पता कि वो कहाँ पर चली गई है। वो लोग तो साफ मुकर गए थे, लेकिन सारा गांव लड़की को तलाश करता रहा, फिर भी वो नहीं मिली। जब 2-3 दिन तक वो लड़की नहीं मिली, उसके बाद वो लड़की अचानक ही मिल गई, तो ये मैटर भी ज़रा अजीब सा हो गया था। सतीश कुमार ने बताया कि उसकी बेटी अपने माता पिता से नाराज़ थी, इसलिए अपनी माँ से लड़ाई करके अपने रिश्तेदारों के घर चली गई थी। जबकि मैं इस बात पर बहुत हैरान थी कि उन्होंने उसके रिश्तेदारों से नहीं पूछा, बल्कि उसके रिश्तेदार भी तो हमारे गांव में ही रहते थे। मैं इस लड़की को अच्छी तरह से जानती थी। फिलहाल ये मैटर इसी तरह से उठा और फिर से इसी तरह से दब गया था। लेकिन एक बात बड़ी अजीब सी हुई थी कि जब से ये मैटर हुआ था, सतीश कुमार के घर के हालात तो दिन ब दिन बदलते चले जा रहे थे। उस लड़की ने नए नए कपड़े लिए थे, जूते लिए थे, और सतीश कुमार ने नई स्कूटी भी ले ली थी। सुना था कि आजकल उनके घर में अच्छे अच्छे पकवान पक रहे हैं। इसका मतलब ये था कि उनके घर के हालात बदल ही गए थे, और सबको ये देखकर बड़ी हैरत हो रही थी। पता नहीं क्या मामला था। मेरी माँ तो मुझे हमेशा बुरा भला ही कहती रहती थी। इसके अलावा उन्हें कोई दूसरा काम भी नहीं था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं कोई काम करूं, ताकि काम करने के बाद जो पैसे आएंगे वो अपनी माँ को लाकर दूं, जबकि सारे घर के कामकाज भी मैं ही करती थी। एक दिन मैंने अपनी माँ से कह दिया कि अगर मैंने बाहर नौकरी करना शुरू कर दिया तो माँ, इस घर में काम कौन करेगा? आपके छोटे छोटे बच्चों को कपड़े कौन पहनाएगा? कपड़े कौन धोएगा और खाना कौन बनाएगा? मेरी माँ ने कहा कि वो सब भी तू ही धोएगी और साथ ही साथ नौकरी भी करेगी। औरतें तो घर का और बाहर का दोनों तरीके का काम खुद संभाल लेती हैं, मर नहीं जाती, और तुझे करना ही क्या है? मैंने कहा कि क्यों, मेरी उम्र की लड़कियों की तो अब शादियाँ हो रही है, आप मेरी शादी नहीं करवाओगी क्या? माँ ने कहा कि आखिर तुझसे शादी कौन करेगा? खाली हाथ कोई भी किसी की बेटी को नहीं लेता, और तेरी शादी करवाने के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अब तो तू अपने भाइयों का ख्याल कर, उनकी सेवा कर। ये तेरे भाई हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे तो मिलकर तेरी शादी खूब धूमधाम से करेंगे। मैं हैरान थी कि जब तक मेरे भाई जवान होंगे तब तक तो मैं खुद बूढ़ी हो चुकी होंगी। इसका मतलब यही था कि मेरी माँ मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी और मुझे सारी ज़िंदगी मेरे भाइयों की नौकरानी बनाकर रखना चाहती थी। मैं सारा दिन अपने भाइयों के काम करती रहती थी। इनमें से 3 भाई तो ऐसे थे जो स्कूल भी जाते थे। सुबह सुबह मैं उनके लिए उठती थी और उनको नाश्ता करवाती थी, उनको स्कूल भेजने के लिए तैयार करती थी। उसके बाद उन्हें स्कूल छोड़ने भी जाती थी और घर आने के बाद घर के बाकी काम करती थी। और फिर जब उनके स्कूल से घर आने का टाइम होता तो उनको स्कूल से लेने भी जाती थी। घर आने के बाद दोपहर का खाना बनाती, उनको अपने हाथ से खिलाती और फिर शाम का खाना बनाती।
मेरी सारी जिंदगी तो सिर्फ इन्हीं कामों में गुजर रही थी। मेरी माँ तो सिर्फ बिस्तर पर लेटी रहती थी। ऐसा नहीं था कि मेरी माँ बीमार थी, बस वो बहुत हरामखोर टाइप की थी। घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाना चाहती थी। मेरे जन्म के बाद मुझे 7 साल की उम्र से ही मेरी माँ ने घर के कामकाज में डाल दिया था। मेरे पिताजी हर महीने में 2 दिन के लिए काम से घर आते थे, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था, लेकिन वो भी सारे पैसे नहीं देकर जाते थे। उनको अपने दोस्तों से दोस्ती रखने का बड़ा शौक था। उनके पास थोड़े से पैसे आ जाते थे तो वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए निकल जाते थे और खूब मौज मस्ती वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। इसलिए वो घर में पूरे पैसे नहीं देते थे। यही वजह थी कि मेरी माँ मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैं नौकरी करूं। एक दिन तो मेरी माँ भी उस जन सेवा केंद्र में चली गई और वहाँ पर जाकर बात कर ली और कहा कि मेरी बेटी को कोई काम दे दो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, बुनाई काफ़ी सारे कोर्स कराए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं, लेकिन अगले हफ्ते यहाँ पर फ्री राशन बांटा जाएगा। अगर आपको राशन लेना हो तो आप आ जाना, आपको भी फ्री राशन दे दिया जाएगा। मेरी माँ ने मुझे कहा कि महीने की पहली तारीख, मतलब अगले हफ्ते में पहली तारीख आने वाली थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वहाँ पर फ्री राशन बांटा जाएगा, तुम याद से चली जाना और राशन लेकर आ जाना। आजकल तो इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है कि अगर उन लोगों ने हमें राशन दे दिया तो लगभग 1 महीने तक का हमारा गुजारा हो जाएगा। अगले दिन मैं अपने छोटे भाइयों को स्कूल से लेने के लिए निकली तो रास्ते में मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई थी। इस गांव में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थीं। फ्रेंड्स क्या, बस सबसे मेरी बहुत अच्छी बातचीत हो जाती थी। उस लड़की ने मुझे बताया कि तुम्हें पता है कि डिम्पी गायब हो गई है। उसने कहा कि वो जन सेवा केंद्र में इलाज करवाने के लिए गई थी। सुना है रात को अचानक उसकी तबीयत खराब थी, इसीलिए उसकी माँ उसे कैंप में लगे हुए डॉक्टर के पास ले गई। वहाँ पर 50 रुपये का पर्चा बना और डॉक्टर साहब ने उसके लिए दवाई लिख दी। उसके बाद से ही वो लड़की नहीं मिल रही है। मैंने कहा कि उसकी माँ ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। मेरी फ्रेंड ने बताया कि उसकी माँ तो कुछ भी नहीं बता रही है। उसका कहना सिर्फ यही है कि मेरी बेटी अपने चाचा के घर गई हुई है, मैंने उसको वहाँ पर भेज दिया है। मैंने कहा कि लेकिन डिम्पी का तो कोई चाचा ही नहीं है, उसके पिता तो अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। उस लड़की ने जल्दी से मेरे हाथ पर हाथ मार दिया और कहने लगी कि यही तो बात है, उसका कोई चाचा ही नहीं है। डिम्पल नाम की ये लड़की, जिसे हम प्यार से डिम्पी कहते थे, वो हमारी दोस्त थी। हम उसे अच्छी तरह से जानते थे। उसके घर में हमारा आना जाना भी था। बचपन भी हमने एक साथ ही गुजारा था। उसका तो कोई चाचा ही नहीं था। उसकी माँ इसका मतलब ये था कि सारे गांव वालों से झूठ क्यों बोल रही थी और वो लड़की कहाँ चली गई थी। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि अगर कोई लड़की गायब हो जाती है तो गांव में इस बात का बतंगड़ बन जाता है, और डिम्पी के घर वालों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो परेशान ही नहीं है। और उसकी माँ को तो देखो कितनी हंसी खुशी सारे गांव में घूम रही है। मेरी फ्रेंड कहने लगी वो हंसी खुशी से भी बहुत ज़्यादा खुशी खुशी नए नए कपड़े पहनकर सारे गांव में घूम रही है। उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। मैंने कहा कि इससे पहले भी अभी एक लड़की गायब हुई थी और उसके कुछ ही दिनों के बाद वो लड़की भी मिल गई थी, और इसी तरह उस लड़की के घर वालों के पास भी बहुत सारे पैसे आ गए थे। उसने कहा कि तुम मोहन जी की बेटी की बात कर रही हो ना? मैंने कहा हाँ हाँ, मैं मोहन जी की ही बेटी की बात कर रही हूँ। कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी। वो जन सेवा केंद्र वाले क्या कर रहे थे कि जिससे लड़कियां गायब होती थी और फिर उसके बाद लड़कियों के घर वालों के पास बहुत ज़्यादा पैसे भी आ जाते थे। वो बहुत खुश नज़र आते थे। हमने देखा कि थोड़े दिनों के बाद डिम्पी भी वापस आ गई थी, लेकिन उसकी हालत बड़ी अजीब सी हो रही थी। उसकी इस हालत की वजह जब लोगों ने पूछी तो उसकी माँ ने बताया कि इस पर किसी प्रेत आत्मा का साया हो गया है, जिसकी वजह से बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रही है। एक दिन तो वो अपने भाइयों को मारने की भी कोशिश कर रही थी। सारे गांव वाले कह रहे थे कि जवान लड़की अपने भाइयों को मारने की कोशिश क्यों करेगी। जाहिर सी बात है इसकी आत्मा को किसी ने अपने वश में किया होगा, तभी तो ये ऐसी हरकतें कर रही है। मैंने सोचा कि मैं डिम्पी से मिलने के लिए जाती हूँ, लेकिन मुझे घर के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती थी। फिर भी मैं बड़ी मुश्किल से टाइम निकालकर उसके घर चली गई थी, पर उसकी माँ ने मुझे डिम्पी से मिलने ही नहीं दिया। कह दिया कि वो अभी सो रही है, जबकि मुझे डिम्पी के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। वो अपने घर के अंदर ही मौजूद थी और आवाज़ घर के अंदर से ही आ रही थी। मैं अपने घर वापस आ गई थी
और लगभग 1 हफ्ते बाद डिम्पी की माँ मेरे घर पर आई। वो मेरी माँ की बहुत अच्छी फ्रेंड थी और हमारे घर पर आती जाती रहती थी। वो दोनों आपस में बैठकर काफ़ी देर से बातें कर रही थीं। मैंने उनकी बात को सुनने की बहुत कोशिश की। पहली बात तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था और मेरी माँ ने भी मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि यहाँ पर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा लगता था जैसे वो दोनों कोई पर्सनल बात कर रही थीं। मैं जब चाय लेकर उन दोनों के करीब गई तो मेरे जाते ही दोनों खामोश हो गई थीं और मैं जब दोबारा से पानी का ग्लास पकड़ाने लगी तो फिर से वो लोग खामोश हो गई थीं। मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर थी। इसके बारे में वो मुझे बताना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि शायद डिम्पी के बारे में ही बात हो रही होगी, लेकिन मैं भी ये बात सुनना चाहती थी क्योंकि वो मेरी दोस्त थी। मुझे भी जानना था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है, वो कहाँ गई थी, क्योंकि ये तो साफ पता चल रहा था कि वो जहाँ भी गई थी अपनी माँ की मर्जी के साथ ही गई थी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल सका था। मैंने दोबारा से डिम्पल से मिलने की कोशिश की तो उसकी माँ ने कहा कि वो किसी काम से अपनी नानी के घर चली गई है। इसका मतलब यही था कि वो फिर से गायब हो गई थी। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप तो कह रही थी कि मुझे बुनाई सीखने के लिए भेजोगी, फिर आपने सेंटर वालों से अभी तक बात क्यों नहीं की? तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं नहीं, बुनाई सीख के तुम्हें क्या करना है, वो एक लंबा सिस्टम है जो काफ़ी दिनों तक चलेगा। वो लोग तुम्हें बुनाई सिखाएंगे, फिर उसके बाद तुम्हें कुछ आइटम बुनने के लिए देंगे। पता नहीं तुमसे ये सब कुछ हो पाएगा भी या नहीं, शायद तुम्हारा हाथ नहीं चलेगा। हम नहीं सिखाना चाहते बुनाई, तुम बस महीने की पहली तारीख को जाकर वहाँ से राशन लेकर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। अभी पहली तारीख आने में 2 दिन रह गए थे जब मुझे एक और लड़की के बारे में पता चला था कि वो भी वहाँ पर इलाज करवाने के लिए ही गई थी, लेकिन जब वापस आई तो उसकी हालत बहुत बुरी हो रही थी और उसने अपने आप को मारना शुरू कर दिया। उसने अपना सिर दीवार में देकर मारना शुरू कर दिया था। इसके बाद उसे शहर ले जाया गया था और अब वहाँ पर वो अस्पताल में पड़ी है। मुझे बहुत डर लग रहा था कि इस जन सेवा केंद्र में ज़रूर कुछ ऐसा हो रहा था जो नहीं होना चाहिए था और मैं तो वहाँ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती थी। जब 30 तारीख की रात हुई तो मेरी माँ ने कहा कि सुबह को जल्दी उठ जाना और उठकर राशन लेने के लिए जल्दी चली जाना। जल्दी जाओगी तो जल्दी ही लाइन में लग जाओगी, वरना तो लाइन बहुत लंबी हो जाती है। तुम्हें तो पता है इस गांव के सारे ही लोग गरीब हैं। अगर तुम्हें देर हो जाएगी तो फिर घर पर काम कौन करेगा और तुम्हें वापस आकर खाना भी पकाना होता है। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। मेरी माँ कहने लगी, क्यों नहीं जाओगी? मैंने कहा कि वहाँ पर ज़रूर कुछ गलत हो रहा है। ये सुनकर मेरी माँ का चेहरा अजीब सा हो गया था। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हो रहा, ये सब झूठी बातें हैं, लोग बेवजह की अफवाहें उड़ा रहे हैं। जो लोगों का भला करता है लोग उसी के बारे में गलत बातें करनी शुरू कर देते हैं। तुझे तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि क्यों जाना पड़ेगा? अगर आपको राशन लेना ही है तो आप संजीव को भेज दो। मैंने सबसे पहले नंबर वाले भाई के बारे में बात की। वो मुझसे 2 साल ही छोटा था, अच्छा भला जवान था। मैंने कहा कि सुबह को इसको भेज देना, वो राशन लेकर आ जाएगा। वैसे भी ऐसे कामों के लिए लड़कों को ही जाना चाहिए। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ ने कहा कि वहाँ पर लड़कों के लिए कोई काम नहीं होता, तो इसलिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। मुझे अपनी माँ की इस बात की कोई समझ नहीं आई थी, लेकिन मुझे शक हो गया था कि इस बात का क्या मतलब है कि लड़कों के लिए वहाँ पर कोई काम नहीं होता। मैंने माँ से कहा, क्यों? लड़का वहाँ जाएगा तो उसे राशन नहीं मिलेगा क्या? गांव में मर्द भी तो रहते हैं और इसी तरह के काम मर्दों को ही करने चाहिए। राशन में बहुत वज़न होता है, मैं कैसे उठाकर इतनी दूर तक लेकर आऊँगी? मेरी माँ ने कहा कि तू ज़रूर जाएगी, इसलिए मुझसे ज़िद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सुबह तुझे खुद लेकर जाऊँगी, तू ऐसे नहीं मानेगी। मेरी माँ ने तो मुझे धमकी देने वाले स्टाइल में कहा था और सुबह सुबह मुझे उठा दिया था, लेकिन इससे पहले उन्होंने मुझे कहा कि मैं साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन लूँ और साथ ही साथ नहा भी लूँ। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बाथरूम में भेज दिया और मेरे नए कपड़े निकाल दिए और मुझे कपड़े पहनने के लिए कहा, जो मेरे सबसे अच्छे कपड़े थे। मेरा थोड़ा सा मेकअप भी कर दिया और बाल भी खोल दिए। मैं ये सब देखकर हैरान थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये मेरा एक ही नया सूट था जो मुझे मेरे पिताजी ने दिवाली पर बनाकर दिया था, क्योंकि हमारे साल में एक ही बार नए कपड़े बनते थे और मेरी माँ तो कभी मुझे तैयार भी नहीं होने देती थी
कहती थी कि अगर तू तैयार होकर बाहर जाएगी तो तेरे ऊपर भूत प्रेत फिदा हो जाएंगे, तू किसी काम की नहीं रहेगी और पागल भी हो जाएगी, फिर तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा। लेकिन आज उन्होंने खुद ही मुझे अपने हाथों से तैयार किया और नए कपड़े पहनने के लिए कहा। उन्होंने मेरे सर पर अपना हाथ रखा। उन्होंने मुझे अपनी नई रखी हुई चूड़ियाँ भी पहनाई थीं। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने ऐसा नज़ारा देखा कि मैं हैरान रह गई थी। मेरी माँ ने जो मुझे कानों में झुमके पहनाने के लिए दराज खोली थी, उसके अंदर तो बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने कहा, खामोश हो जा, तुझे तो जाना ही पड़ेगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जनसेवा केंद्र की तरफ ले जाने लगी। पहले तो मैं जाने के लिए मना कर रही थी, फिर मैंने रोना शुरू कर दिया और फिर मैंने भागकर अपने घर की तरफ आना शुरू कर दिया कि मैं नहीं जाना चाहती, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। मेरी माँ ने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने अपने पैरों से सारी जान लगाना शुरू कर दी कि मैं इस औरत के साथ नहीं जाऊं, बल्कि यहाँ से भाग जाऊं। मेरी माँ ने मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लिया था कि मैं अपने हाथ को छुड़ा भी नहीं पा रही थी। मेरी माँ ने मेरे हाथ को जकड़ा हुआ था और मुझे घसीटते हुए डॉक्टर के कैंप की तरफ ले जा रही थी। ये सिर्फ कैंप नहीं था, ये एक जनसेवा केंद्र था जहाँ पर सरकारी सारी योजनाओं का काम किया जाता था और लोगों को फ्री इलाज मिलता था और राशन भी दिया जाता था। लेकिन हमारे गांव की कोई भी लड़की यहाँ पर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जैसे हादसे सामने आ रहे थे, इसके बाद तो यहाँ पर कोई भी लड़की गलती से भी नहीं जाना चाहती थी। पर मेरी माँ तो मुझे घसीटते हुए इस तरफ ही लेकर जा रही थी और मैं ना जाने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही थी। मेरी उम्र ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझ में जितनी ताकत थी मैं सब वो इस्तेमाल कर रही थी। मैंने आज तक अपनी माँ के किसी काम के लिए इनकार नहीं किया था, लेकिन आज सवाल मेरी इज्जत का था, क्योंकि सारी बात मेरे सामने आ गई थी। जो भी लड़कियां वहां पर गई थी, उनके माता पिता के पास बहुत सारे पैसे आ गए थे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। अपनी बेटियों के जाने पर उन लोगों को किसी तरह का कोई अफसोस नहीं था और अपनी बेटी की इज्जत की भी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि बाद में वो अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए लोगों से झूठ बोल देते थे। और मेरी माँ के पास भी अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए थे और अब वो मुझे भी लेकर जा रही थी। मगर आज वहाँ पर राशन मिलने वाला था, तो फिर वहाँ पर लोग क्यों नहीं थे? सारे रास्ते कोई नज़र नहीं आया था। गांव में ज़्यादातर लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती थी, वो पैदल ही हर जगह पर जाया करते थे। जिसके पास अपनी सवारी होती वो तो गांव का अमीर इंसान कहलाता था। अगर वहाँ पर राशन मिल रहा होता तो सब लोग वहाँ पर जा रहे होते, लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मेरी माँ ही मुझे लेकर जा रही थी। मैं हैरान थी, आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था और ना ही वहाँ से गुजर रहा था, वरना गांव के लोग तो एक दूसरे की परेशानी देखते ही पूछ लेते हैं कि बेटी क्यों रो रही है, इसको कहाँ लेकर जा रही हो। अगर मेरे पास से भी कोई गुजर जाता तो मैं ज़रूर उससे मदद मांग लेती, लेकिन सुबह के 6 बजे का टाइम था और कोई भी नहीं था। मैंने कहा कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना, मुझे वहाँ पर मत लेकर जाओ, पर मेरी माँ ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैं हैरान थी कि मुझे इस नरक की तरफ ले जाने वाली औरत मेरी अपनी सगी माँ थी। वो मेरी किसी बात को सुनने पर भी तैयार नहीं थी, पर फिर भी मुझे वहाँ लेकर जा रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और अब तो रोते रोते मेरी आवाज़ भी बैठ गई थी। मैं अपनी माँ को समझाते समझाते थक चुकी थी। मेरा दुपट्टा भी रास्ते में ही गिर गया था। मेरी माँ को मेरी इज्जत की ज़रा भी फिक्र नहीं थी। लड़की का दुपट्टा उसकी इज्जत होती है। मैं अपनी इज्जत को रास्ते में ही कहीं गिराकर आ गई थी। मेरी माँ बस किसी तरह से मुझे वहाँ पर लेकर जाना चाहती थी। आखिरकार उन्होंने थोड़ी सी बात की। कहने लगी कि तू क्यों मेरी खुशियों की दुश्मन बनी हुई है, तुझे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। बस इसी तरह करते करते वो जनसेवा केंद्र भी आ गया था और मेरा दिल अभी से ही घबराना शुरू हो गया था। हम लोग अंदर जाने लगे। मेरी माँ ने मुझे दरवाजे के पास लाकर ज़मीन पर फेंक दिया। सामने ही कुछ लोग बैठे हुए थे। ये लोग वही लोग थे जो काउंटर पर बैठकर डॉक्टर का पर्चा बनाते थे। इनमें ज़्यादातर मर्द थे और एक औरत भी। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा तो वो भी खड़े हो गए थे, जैसे समझ गए हों कि शिकार आ गया है। मेरी माँ ने कहा कि मैं इसको लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों ने जो मुझसे वादा किया था, अब उसे जल्दी से पूरा कर दो।
मैंने भी अपना वादा पूरा कर दिया है, मुझे बाकी के पैसे दे दो। उन्होंने ये बात कही तो मैं हैरान रह गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि जैसे मेरी जिंदगी ही उजड़ गई हो। आखिर मेरी माँ कौन से पैसों की बात कर रही थी और मुझे जानवरों की तरह यहाँ लाकर फेंक दिया था और अब इन लोगों से बाकी के पैसे मांग रही थी। इसका मतलब तो ये था कि मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला था। इन्होंने मेरी माँ को बाकी के पैसे दे दिए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कमरे में ले गए। उन आदमियों के साथ एक औरत भी मौजूद थी। मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, भगवान के लिए मुझे बता दो। तो वो औरत हंसने लगी और कहने लगी कि तुम्हारे गांव की औरतें और मर्द बड़ी ही अजीब हैं, इतनी ज़्यादा गरीब हैं कि भूख से मर रहे हैं और गरीबी के कारण अपनी ही बेटियों को बेचने पर उतर आए हैं। हम यहाँ से इन लोगों की मर्जी से उनकी बेटियों को लेकर जाते हैं और 2-3 दिन बाद वापस कर देते हैं और बदले में लड़की के माता पिता को बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं। मैंने कहा कि तुम लोग लड़कियों से क्या करवाते हो? उससे ये सवाल करते हुए मेरा शरीर कांप रहा था। फिर उसने जो मुझे बताया उसे सुनकर मैं हक्का बक्का सी खड़ी रह गई थी और अचानक ही मैं जोर से ज़मीन पर गिर गई, जैसे मेरे शरीर में जान ही न हो। मेरी माँ ने मेरे साथ ये क्या कर दिया था? मेरी माँ उनसे पैसे ले रही थी तो मैंने दूर से अपनी माँ को देखा और कहा कि माँ, मैं कभी आपको माफ़ नहीं करूँगी। मेरी बात पर माँ कहने लगी, मैं सिर्फ तेरी ही माँ नहीं हूँ बल्कि मेरे पास 5 बेटे भी हैं और मैं अपने बेटे को अच्छा खिलाना पिलाना चाहती हूँ। तुझे ये लोग 2-3 दिन के बाद वापस कर जाएंगे, जो तू इतना चिल्ला रही है। वो इतना कहकर वहाँ से पैसे गिनते हुए निकल गई थी और मैं हैरान रह गई थी कि क्या एक माँ अपने बेटों के लिए अपनी बेटी को इस तरह से नरक में डाल सकती है। अब मेरे पास और कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। यहाँ मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। मुझे अपने लिए खुद ही लड़ना था, क्योंकि मेरी जान पर आकर बन गई थी और कहते हैं कि जब आपकी जान पर आ जाए तो फिर आप कुछ भी कर गुजरते हो। मुझे भी अपने लिए स्टैंड लेना था। जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी, 2-3 दिन के बाद वो सब वापस आ गई थीं, लेकिन इसके बाद वो पहले जैसी नहीं रही थी। उनके चेहरे से तो मुस्कुराहट ही ख़त्म हो गई थी और वो अपनी जान देने की कोशिश करती थी। जाहिर सी बात है कि उनके साथ कुछ तो बुरा हुआ था और जो मेरे साथ भी अब होने वाला था। मुझे कमरे में बैठा के वो औरत चली गई थी। उसने कहा कि थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी आएगी, फिर तुम्हें यहाँ से लेकर चली जाएगी। ज़्यादा चीखो चिल्लाओगी तो ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ेगा और अगर चुपचाप हमारी बात मानोगी तो सब कुछ जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। 2-3 दिन के बाद तुम्हें वापस छोड़ देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जहाँ पर मैं थी ये एक छोटा सा कमरा था। यहाँ पर कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। मैंने आसपास देखना शुरू कर दिया था। यहाँ पर कमरे के अंदर एक छोटी सी माचिस भी पड़ी हुई थी। शायद यहाँ पर ये लोग जल्दी ही खाना पकाने का इंतज़ाम भी करने वाले थे। कुछ खाने पीने का सामान भी लाकर रखा गया था, क्योंकि ये गांव तो था। यहाँ पर गैस नहीं थी। यहाँ पर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया जाता था और लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता था। उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया था। मैंने खाने पीने का सारा सामान इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी और वहाँ पर पर्दे भी लटके हुए थे, जिसकी वजह से चारों तरफ आग फैल गई थी, लेकिन दरवाजे के पास आग नहीं लगाई थी। उन्होंने देखा कि जनसेवा केंद्र के कमरे में आग लग गई थी तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला मैं वहाँ से भाग गई थी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई बहादुरी का काम नहीं किया था। आज मेरे अंदर बहुत हिम्मत आ गई थी। मैं इतनी स्पीड के साथ भागी थी कि मैंने वापस पलटकर ही नहीं देखा था। आग फैलते ही चली जा रही थी और यहाँ पर कोई आग बुझाने वाला भी दूर दूर तक नहीं था। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि अगर आग बुझाई जाती तो गांव वाले ही मदद करने के लिए आते। और ये जनसेवा केंद्र हमारे गांव से कुछ दूरी पर बना हुआ था और ये सारे लोग अपनी जान बचाकर भाग गए होंगे, लेकिन जनसेवा केंद्र का वो वाला पोर्शन बुरी तरह से जलकर राख हो गया था। मैं वापस भागकर अपने घर आ गई थी। मेरी माँ मुझे देखकर हैरान रह गई थी। मेरी ऐसी हालत देखकर हमारे गांव के बाहर गांव के लोग जमा हो गए थे। मैंने चिल्ला चिल्ला कर गाँव के लोगों को अपने पास बुला लिया था और सबको अपनी माँ की हकीकत के बारे में बता दिया था और साथ साथ ये भी बता दिया था कि वहाँ पर ये सब लोग क्या कर रहे थे। वहाँ लड़कियों के साथ गलत किया जा रहा था। मैंने बताया कि डिम्पी की माँ ने अपनी बेटी के साथ भी ऐसा ही किया था और मोहन की पत्नी ने भी अपनी बेटी को उन लोगों के पास पैसों के लिए ही भेजा था।
सारे गांव वालों को जब ये बात पता चल गई, वो लोग हमारे लिए कुछ कर तो नहीं सकते थे, लेकिन जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उनकी बहुत इंसल्ट हुई थी सारे गांव में। गांव वालों ने कहा कि ऐसे लोगों को गांव से निकाल दो, ये इस गांव में रहने के काबिल नहीं थे। साथ ही साथ मैंने अपनी माँ के बारे में भी सबको बता दिया था कि मेरी माँ किस तरीके से मुझे वहाँ पर ले गई थी और उसको पैसे दिए गए थे। मैं अपनी माँ के पास नहीं गई थी। गांव वालों ने मेरी माँ को भी बेइज्जत किया था और उन्हें गांव से निकाल दिया था। मैं अपने शहर में रहने वाले मामा के घर चली गई थी। मेरी माँ उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वहाँ पर जाकर मैंने अपने पिता को फ़ोन किया और उनको अपनी माँ की इस हरकत के बारे में सब कुछ बता दिया था। मेरे पिता को जब ये बात पता चली तो उन्होंने बहुत हंगामा किया। वो तो मेरी माँ को तलाक देना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया क्योंकि वो फिर भी मेरी माँ थी। लेकिन मैं इसके बाद अपनी माँ के पास कभी नहीं गई थी। सुना था मेरी माँ दूसरे गांव में अपने बच्चों के साथ रहती है। मेरे पिता भी कभी कभी अपने बेटों से मिलने के लिए चले जाते थे, लेकिन मैं कभी दोबारा अपने परिवार के पास नहीं लौटी थी। मेरे पिताजी भी कभी कभी मुझे मामा जी के घर मिलने के लिए आ जाते हैं। कुछ महीने मामा जी के घर पर रहने के बाद मेरे पिताजी मुझे अपने साथ जहां वो काम करते थे वहीं पर ले गए थे। मैं अब अपने पिताजी के साथ रहती हूँ क्योंकि मेरे पिता को वहाँ पर रहने के लिए एक कमरा मिला हुआ था। फिर एक दिन मेरे पिता ने वहाँ पर मेरी एक अच्छे और शरीफ लड़के के साथ शादी करवा दी। मेरा पति पढ़ा लिखा था और उसकी अच्छी नौकरी थी। मेरे खूबसूरत होने की वजह से मुझे बहुत अच्छा लड़का मिल गया था। अब मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरा अपना अलग घर है। अगर मैं उस दिन हिम्मत नहीं करती तो ना जाने क्या हो जाता। मैं तो कभी किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहती। शायद मुझे ऐसा पति भी नहीं मिलता। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि क्या गरीबी इंसान को इस हद तक गिरा देती है कि कोई भी गलत काम करने के बारे में इंसान तैयार हो जाता है। डिम्पल के भाई की शादी थी और बड़ी बहन की शादी भी हो गई थी। जब वो गायब हुई थी तो उसके बाद ही उसकी बड़ी बहन की भी शादी हो गई थी। डिम्पल के घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। उसके घर की छत भी टूटी हुई थी। जब वो गायब हुई तो उसके बाद उन्होंने अपने घर की छत भी ठीक करवा ली थी और मेरी माँ ने भी मुझे अपने बेटों के लिए कुर्बान कर दिया था। क्या जिम्मेदारियाँ और पेट की भूख इंसान को इतना मजबूर कर देती हैं कि वो अपने रिश्तों की भी फिक्र नहीं करता और इस हद तक गिर जाता है कि गलत काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। उसे अच्छे बुरे में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। फिलहाल मेरी ज़िंदगी तो अपने पति के साथ अच्छी गुजर रही है और गांव के वो लोग भी भाग गए हैं जो लड़कियों के साथ ये गलत कर रहे थे। और अब सुना है कि गांव वालों के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि कोई भी उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करता। और सच्चाई तो ये है कि जो जन सेवा केंद्र के नाम पर वो लोग धंधा कर रहे थे वो दरअसल झूठ था। उन लोगों ने जन सेवा केंद्र की आड़ लेकर ये गलत धंधा शुरू किया था और अपने गलत कामों को अंजाम दिया था। अब अगर गांव में कोई ऐसी वैसी स्कीम आती है तो गांव वाले पहले पूरी जांच पड़ताल करते हैं और अगर वो लोग गांव वालों की समझ में नहीं आते तो वो उसकी खूब बेइज्जती करके उसे गांव से धक्के मारकर निकाल देते हैं। अपने गांव वालों की इतनी हिम्मत की बातें सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।